हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के कंप्यूटर साइंस पेपर की मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल यूनिट को कवर करेंगे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो, एज यू ऑल नो दैट कि स्टेट पेपर 2 की आंसर की रिलीज कर दी गई है। एंड आई होप सबने चेक भी कर लिया होगा और आप सबके स्कोर्स भी अच्छे आए होंगे। तो प्लीज़ आप सब अपने एक्सपेक्टेड स्कोर्स को हमें जरूर कॉमेंट में बताइएगा। एंड अगर आपका स्कोर आउट ऑफ 150 80 अबव आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर ऑन द सेफर साइड। तो आपको अब इस बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड अगर आपका स्कोर लाइक बिलो 75 आ रहा है या फिर 70 के नियर बाई में आ रहा है, तो आपको आज तक जो है वो लास्ट डेट है। आप अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि आपको डाउट लग रहा है कि आपका आंसर करेक्ट है और जो उस पोर्टल पे दिखाई दे रहा है वो आंसर आपको लग रहा है कि गलत है, सो यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन। आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रिजल्ट है उसको दोबारा से चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका एक दो नंबर से अगर आपका घट रहा हो, तो आप ऑब्जेक्शन जरूर रेज कीजिए, जिससे कि आपका जो कट ऑफ 75 का है वो आप क्रॉस कर पाएं। और अभी भी नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, तो उसमें भी कुछ चांसेस होंगे कि नंबर 4-5 नंबर बढ़ जाए या फिर घट भी सकता है, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ योर एग्जामिनेशन पेपर। तो अगर आपका 80 नंबर के अराउंड में या फिर 80 नंबर से ज़्यादा आ रहा है, तो यू आर ऑन द सेफर साइड। अब आपको बीपीएससी 4.0 की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एज वेल। और जिनका नंबर कम आ रहा है, लाइक 70 से भी कम नंबर है, तो उनको लाइक दे हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द नेक्स्ट फेज। जो नेक्स्ट फेज आपका अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे होगा, सो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स। सो आपके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उसके हेल्प से आप अपने प्रिपरेशंस को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो और भी हम फ्यूचर में वीडियोस लेके आएंगे स्टेट के ऊपर भी, तो जिससे कि आपके प्रिपरेशंस और बेटर हो पाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर जो भी कैंडिडेट्स अभी तक अपने स्टेट पेपर 2 की आंसर की अभी भी चेक नहीं किए हैं अपने रिजल्ट्स को, वो अपने रिजल्ट्स को तुरंत ही चेक कर लें। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट की कर दी है, तो आप वहाँ से भी उस लिंक के थ्रू आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। और आपका जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है वो आप हमें ज़रूर कमेंट शेयर में बताइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following unit converts data received from the user into a computer understandable format। और जो भी फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट्स हैं, वो इस वीडियो को तो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 22 ऑफ जुलाई को है। तो आप इस वीडियो को और इन सारे ही क्वेश्चंस को जरूर कवर करके जाइएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि कंप्यूटर का एक कौन सा ऐसा यूनिट है जिसमें कि डेटा जो है वो हम यूजर से रिसीव करते हैं और उस डेटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस यूनिट वो कौन सा यूनिट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आउटपुट यूनिट, ऑप्शन बी इज इनपुट यूनिट, ऑप्शन सी इज मेमोरी यूनिट, फोर्थ ऑप्शन इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो जैसा कि आप ऑप्शंस के भी जो स्ट्रक्चर है उससे भी आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी में जो है वो मोर देन वन ऑफ द अबव करके एक ऑप्शन में दिया जाता है, जिससे कि कंफ्यूजन जो है वो बढ़ जाती है। तो उसी तरीके के सेम स्ट्रक्चर मैंने भी फॉलो किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को जरूर ही फॉलो कीजिएगा। आप अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 को पॉइंट कर रहे हो या फिर टीआरई 4.0 को पॉइंट कर रहे हो, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट यूनिट। जैसे कि आपके इनपुट डिवाइसेस में जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, तो उससे क्या होता है कि हम यूजर्स जो है कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं, और उसके बाद से इनपुट यूनिट का काम क्या होता है कि वो उस जो रॉ डेटा है उस डेटा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, जीरोस और वन के फॉर्म में। तो इसी वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इनपुट यूनिट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर necessary to perform all the operations required by the computer। तो प्रोसेसर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कि हार्डवेयर को रखा जाता है, जिससे कि हम उस हार्डवेयर की मदद से कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएं। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोलर, ऑप्शन बी इज रजिस्टर, ऑप्शन सी इज कैसेस, एंड ऑप्शन डी इज डेटा पाथ, एंड लास्ट ऑप्शन इज मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज डेटा पाथ। Data path is the part of the processor that contains the hardware necessary to perform all the operations required by the computer।
Third option is which of the following is used in the EBCDIC. EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. So EBCDIC इनमें से किन कौन सी चीज का यूज करता है? सो EBCDIC जो है वो एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है जिसका यूज जो है वो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में करते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Fourth question is कि which of the following device is used to convert maps, pictures, drawing into a digital form for storage in computer? सो कंप्यूटर में जो भी मैप्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, ड्राइंग्स होती है, उसको जब हमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्कैनर, ऑप्शन बी इज डिजिटाइजर, ऑप्शन सी इज MICR, option D is more than one of the above, and last option is none of these. So digitizer is the device that is used to convert maps, drawings into the digital form for storage in computer. Next question is कि which of the following is known as the language made up of binary coded instruction? So इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से मिलके बनी होती है? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज हाई लेवल, ऑप्शन बी इज बेसिक, ऑप्शन सी इज मशीन लेवल, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज. Let's move on to the next question कि which of the following is designed to control the operation of the computer? So कंप्यूटर के operations को control करने के लिए इनमें से कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन की जाती है? So basically सॉफ्टवेयर जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड टाइप इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड लास्ट टाइप इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सो फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सिंपल एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की जितने भी ऑपरेशन हैं सबको वो मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है. एंड द सेकेंड पार्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज जो है, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया होगा, वर्ड का यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल का यूज किया होगा. तो इन सब चीजों से जो भी हमारे एक स्पेसिफिक टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. और नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपने एंटीवायरस का यूज किया होगा, एंटीवायरस या फिर कोई क्लीनर एप्लीकेशन का यूज किया होगा, तो ये सब एप्लीकेशन सपोर्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं. तो वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर? सो कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसेस हैं, फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, उन सब का यूज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. Let's move on to the next question कि which of the following is not a type of computer code? So computer code इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा पूछा गया है. So first option is EDIC, option B is ASCII code, option C is EBCDIC, option D is more than one of the above, and option E is none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, EDIC. EDIC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कम्युनिकेशन. इसका यूज आपने मल्टीमीडिया में देखा होगा जहाँ पे दो बिजनेस पार्टीज आपस में कंप्यूटर से जो है डेटा को एक्सचेंज करती है, वहां पे हम EDIC का यूज करते हैं. एंड इट इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड. Next question is कि which of the following input devices that is used to enter motion data into the computers? So कंप्यूटर में motion data को enter करने के लिए हम कौन सी input device का यूज करते हैं? So हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड, ऑप्शन बी इज ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी इज जॉयस्टिक, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रैक बॉल. Next question is कि dash is a small portable flash memory card that plugs into a computer USB port and functions as a portable hard drive. So जैसे ही आपको क्वेश्चन में USB पोर्ट दिख जाए तो that means कि USB flash drive. USB flash drive is the correct answer. That is a simple question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ट्रांजिस्टर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? सो जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन हैं. फर्स्ट जनरेशन जहां पे हमारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था. सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में हमें ट्रांजिस्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया. थर्ड जनरेशन में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो इंट्रोडक्शन है वो किया गया हमारे द्वारा. फिर फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आया, और फिफ्थ में जो कि हमारे VLSIs हैं वो सब आए.
तो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सब चीजें जो है हमारे को फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कराया गया है। सो इस क्वेश्चन में ट्रांजिस्टर्स से पूछा गया है, तो ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर की कौन से जनरेशन से बिलोंग करता है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकंड जनरेशन। Next question is कि dash is a central server in a network which lets the user utilize the storage capacity of the server. सो जैसे कि एक सर्वर है, मल्टीपल सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स की स्टोरेज कैपेसिटी यूजर को यूटिलाइज करना है, तो वहां पे कौन सा सेंट्रल सर्वर जो होगा नेटवर्क में वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो हमारे ऑप्शन है एप्लीकेशन सर्वर, ऑप्शन बी इज वेब सर्वर, ऑप्शन सी इज फाइल सर्वर, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फाइल सर्वर। जैसे कि फाइल सर्वर जो है, हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को मैनेज करना, उसके बाद से जैसे कि नेटवर्क है, एक नेटवर्क में हमारे पास मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क इज व्हाट, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्किंग डिवाइसेस और इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो जैसे कि एक यहाँ पे कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, और ये हमारा जो है वो सर्वर है। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा कि जो नेटवर्क में जो आर्किटेक्चर होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं वो एक सर्वर से कनेक्ट होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर्स में, और ये फॉर एग्जांपल हमारा सर्वर है और उसमें भी फाइल सर्वर है। तो अगर ये फाइल सर्वर है तो ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर इस अपनी जितनी भी फाइल्स होंगी वो इस फाइल सर्वर पे स्टोर करेगा, और उसी तरीके से ये जो कंप्यूटर होगा ये भी अपने फाइल्स को इसी फाइल सर्वर पे स्टोर करेगा। तो इस तरीके से ये जो फाइल सर्वर होता है ये एक सेंट्रल सर्वर हो जाता है नेटवर्क पे, जिसमें कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो सारे ही अपने फाइल्स को एक कॉमन स्टोरेज लाइक स्टोरेज यूनिट पे, स्टोरेज एरिया में फाइल्स को स्टोर करती हैं। तो इसी वजह से फाइल सर्वर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड एंड रिसीव कंप्यूटर फाइल्स ओवर टेलीफोन लाइंस? सो टेलीफोन लाइंस के ऊपर की हेल्प से जब हम कंप्यूटर फाइल्स को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो उसे उसमें हम कौन सी चीज का यूज करते हैं? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मॉडेम, ऑप्शन बी इज MICR डिवाइस, ऑप्शन सी इज लाइट पेन, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज मॉडेम। मॉडेम का यूज जो है वो हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, एंड मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज? सो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इनपुट कोड, ऑप्शन बी इज बिगिनर्स ऑल पर्पज सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन सी इज बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट डैश। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन बी इज सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, ऑप्शन सी इज कीबोर्ड मॉनिटर एंड हार्ड ड्राइव, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन लास्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, सो कि लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग है, उसके बाद से हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग है, और इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल फाइल्स को एक ही समय पे पैरेलली एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल होता है, या फिर उससे हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को, मल्टीपल फाइल्स को, मल्टीपल टास्क को एक बार में ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। उसके बाद से एक और है हमारे पास जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग होता है, जिसमें कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसर से आप रिलेट कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर दैट मीन्स कि वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे, मल्टीपल सीपीयूज होंगे, तो जितने ज्यादा सीपीयूज होंगे उतनी बार हम उतने लाइक प्रोग्राम्स एक साथ सबको एक एक प्रोग्राम असाइन करके मल्टीपल
एक बार में ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं एज वेल एज सीक्वेंशियली भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। सो एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आपके घरों में वॉशिंग मशीन होगा, तो वॉशिंग मशीन जो है वो एक तरीके से एम्बेडेड माइक्रो कंप्यूटर है। उसमें एम्बेडेड तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को लाइक इंटर किया गया है। तो वो क्या करता है कि वो एक कंप्यूटर भी है, वो एक सॉफ्टवेयर भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है जिससे कि मशीन्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? तो इसमें हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं, और ये दोनों को कंबाइन करके हम जो मशीन बनाते हैं उस मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज होती है हमारी सिस्टम, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डज अ सिस्टम बस डू। सिस्टम बस क्या करता है? तो सिस्टम बस जो है हमारे सीपीयू से और भी जितने मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर है, उसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि रजिस्टर्स हैं, उसके बाद से हमारे पास बहुत तरह की लाइक रजिस्टर्स हो गए, फिर मेमोरी यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, उन सबको कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम जो है वो सिस्टम बस का होता है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अलाउज द यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ऑप्शन बी इज कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी इज कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स विद द कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स विद इन दी कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है, लाइक सीपीयू जो है, सीपीयू वो मेमोरी यूनिट से कनेक्ट करेगा, फिर वो इनपुट आउटपुट यूनिट से कनेक्ट करेगा, रजिस्टर्स जिसका यूज हम इमीडिएट जो प्रोसेसिंग रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसी वजह से सिस्टम बस जो है वो रजिस्टर से भी कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जितने भी वेरियस कंपोनेंट्स हैं उन सबको कंप्यूटर और सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए हम सिस्टम बस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, प्रेस द डैश की। सो कीबोर्ड की हम कौन सी की का यूज करते हैं जिससे कि हम अपने टेक्स्ट के फर्स्ट लाइन पे, लाइक द बिगनिंग ऑफ द लाइन पे हम पहुंच पाए? तो जो भी हम, लाइक फॉर एग्जांपल, एक मैंने स्टेटमेंट लिखा और उस स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल मैंने इसी स्टेटमेंट को लिखा कि टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन, और मेरा अभी कर्सर यहाँ पे है, मेरा अभी जो कर्सर है वो यहाँ पे है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कर्सर है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए मुझे कौन सी की को प्रेस करना पड़ेगा? तो उस केस में हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज होम की, ऑप्शन बी इज ए की, ऑप्शन सी इज पेज अप की, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज होम की। होम की हेल्प से हम सेंटेंस की कोई भी पोजीशन पे हो, अगर हम होम की प्रेस कर देंगे तो वहां से हमारा जो कर्सर होगा वो उस लाइन के, उस सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में चला जाएगा। तो इसी वजह से हम होम की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस। सो डायल अप इंटरनेट एक्सेस की एक एडवांटेज पूछी गई है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट यूटिलाइजेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज इट यूटिलाइजेस द एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस, ऑप्शन सी इज इट यूजेस राउटर फॉर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इट यूटिलाइजेस द एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। तो जो भी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम डायल अप इंटरनेट एक्सेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। सो सीपीयू जैसे कि है, सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शंस वेरी फ्रीक्वेंटली तरीके से जो यूज कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, एक एडिशन का प्रोग्राम है, एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है और एक डिवीजन का प्रोग्राम है। तो सीपीयू जो है, सीपीयू को जैसे ही हम दो नंबर देते हैं 2+3, और उसके बाद से हमें हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमारे को सीपीयू जो है, सीपीयू लाइक वाइडली बेसिस पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली, लाइक बार बार एक ही प्रोग्राम को यूज कर रहा है, दैट इज एडिशन प्रोग्राम। सो वो एडिशन प्रोग्राम को वो कौन सी मेमोरी में प्लेस की जाएगी जिससे कि जो सीपीयू है, सीपीयू को एक्सेस करने में उस प्रोग्राम को कम से कम समय लगे।
तो उस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम कैश मेमोरी में हमेशा पुट करते हैं। जैसे कि एक मेमोरी हायरार्की होती है, सबसे टॉप पे जो है वो होता है हमारा कैश मेमोरी, देन आता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम, और उसके बाद से हमारा आता है जो भी हार्ड डिस्क है, जिसमें कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं हम, वो उन सब चीजें यहाँ पे आती है। तो जितने आप टॉप पे जाओगे दैट मीन्स कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, और उसी के साथ-साथ जितना आप ऊपर जाओगे, उसी के साथ-साथ जो वो स्पीड है, वो भी इम्प्रूव होगा। तो आपकी सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो कैश मेमोरी में होती है, उसके बाद से आपकी स्पीड रैम में होती है, और सबसे कम स्पीड आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में होती है, जिससे हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। तो कैश मेमोरी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, और उतनी ही ज़्यादा उसके पास स्पीड भी होती है। तो उसकी चूँकि ज़्यादा स्पीड है, इसी वजह से हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली बेसिस पे जो प्रोग्राम्स सीपीयू के द्वारा डिमांड की जा रही है, उस प्रोग्राम को हम कैश मेमोरी में ही रखते हैं, जिससे कि जो सीपीयू की जो एक्सेस टाइम है वो कम हो सके। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। सो एक प्रोसेस को, ये आप क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट कर पाओगे। तो जैसे कि एक प्रोसेस को जब हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, तो उनकी प्रोसेस को, जो हम रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं, उनकी स्टेटस को जानने के लिए, उनकी स्टेटस को डिफाइन करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस मेंटेन किए जाते हैं। वो चीज को हम क्या बोलते हैं, वो पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी इज प्रोसेस कंट्रोल। ऑप्शन सी इज प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, कि प्रोसेस जो भी रिसोर्सेस को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, उन रिसोर्सेस की स्टेटस क्या है, लाइक वो कितनी समय के बाद रिलीज हो जाएंगी, या अभी कितने कितने समय से वो प्रोसेस उसे लेके बैठा हुआ है। तो ये जितने भी डिटेल्स होती हैं, जितने भी स्टेटस होते हैं रिसोर्स के रिगार्डिंग, उन सब चीजों का एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन किया जाता है, जो कि हमारे प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। सो सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी इज मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी इज मल्टी पेजिंग, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि मल्टीपल टास्क होते हैं, और वहां पे एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल प्रोसेस 3 प्रोसेसेस हैं, और प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास सीपीयू तो एक ही है, ये फॉर एग्जांपल हमारा सीपीयू है। तो इस प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू दी जाएगी, और एक फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड टाइम स्लॉट होता है, जिसे हम क्वांटम भी बोलते हैं, जिसमें एक टाइम स्लॉट असाइन की जाती है कि हर एक प्रोसेस को सीपीयू इतने ही सेकंड तक असाइन की जाएगी, और जैसे ही वो टाइम एक्सपायर होगा, उसके बाद से सीपीयू जो है उस प्रोसेस से वापस ले ली जाएगी, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को असाइन की जाएगी सेम टाइम ऑफ सेम टाइम गैप के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अगर टाइम स्लॉट जो है, टाइम क्वांटम अगर 2 सेकंड का है, 2 सेकंड का है, तो ये प्रोसेस 1 जो है, इस प्रोसेस 1 को 2 सेकंड के लिए सीपीयू मिलेगा, और वो 2 सेकंड तक वो सीपीयू से अपना जो काम है वो एग्जीक्यूट कराएगा, और जैसे ही 2 सेकंड बीत जाएंगे, ये सीपीयू वापिस ले लिया जाएगा प्रोसेस 1 से, और फिर प्रोसेस 2 को दे दिया जाएगा फॉर 2 सेकंड ओनली, और फिर 2 सेकंड के बाद सीपीयू प्रोसेस 2 से सीपीयू वापिस ले ली जाएगी, और फिर जो है प्रोसेस 3 को वो सीपीयू 2 सेकंड के लिए वापिस दे दी जाएगी। तो इस तरीके से 2-2 सेकंड तक हम हर एक प्रोसेस को सीपीयू असाइन करते हैं, और उसके बाद से वापस ले लेते हैं, और ये काम तब तक चलता है जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ये चीज होती है मल्टीटास्किंग में, जहां पे हमारे पास एक ही सीपीयू होता है, और उस सीपीयू से हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करा सकते हैं फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, जिसे कि हम क्वांटम बोलते हैं। तो ये जो 2 सेकंड था, इसे ही हम क्वांटम भी बोलते हैं, कई जगहों पे टाइम गैप होता है, कई जगहों पे टाइम स्लॉट भी बोला जाता है, तो ये चीज टाइम स्लाइस भी बोला जाता है। तो ये चीज है मल्टीटास्किंग का होल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जिपिंग ऑफ अ फाइल मीन्स। तो किसी भी फाइल को हम जिप करते हैं, जैसे कि आपने किया होगा, जैसे कि मल्टीपल आप कोई भी कोड करते हो, कोडिंग
करते हो किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए, तो वहाँ पे आपके पास मल्टीपल फाइल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका एक पब्लिक फ़ोल्डर होगा, एक एसआरसी फ़ोल्डर होगा, उस एसआरसी के अंदर मल्टीपल आप कंपोनेंट्स बनाते हो, तो एक उसका फ़ोल्डर होगा, एक होम पेज का फ़ोल्डर होगा, एक आपकी जो अबाउट अस पेज होता है उसका एक फ़ोल्डर होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल फ़ोल्डर्स होते हैं और उन फ़ोल्डर्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं। तो उन फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए उन फाइल्स को ऐसा होता है ना कि हम कभी किसी उस पूरे पूरे के पूरे कोड को जब हम अपने किसी दूसरे कलीग को वो फ़ोल्डर सेंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं उस फाइल को पहले ज़िप कर देते हैं। तो ज़िप करने के बाद उस फ़ोल्डर को हम ईज़िली सेंड कर पाते हैं या फिर हम ड्राइव पे अपलोड कर पाते हैं। तो बेसिकली जिपिंग अ फाइल का मतलब होता क्या है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इनक्रिप्टिंग द मैसेज, ऑप्शन बी इज कंप्रेसिंग द मैसेज, ऑप्शन सी इज ट्रांसफर द मैसेज, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कंप्रेसिंग द मैसेज। तो जितने भी फाइल्स हैं उन सबको हम कंप्रेस कर देते हैं और उसके बाद से अपने जो फ्रेंड है उसको हम वापस से उस जिप्ड फाइल को सेंड करते हैं और फिर वो फ्रेंड जो है हमारा वो अपने एंड पे फाइल को दोबारा से अनजिप करता है, दैट मीन्स कि एक्सपांड करेगा और उसके बाद से वो अपने यूज में लेके आएगा। तो ये चीज होती है जिपिंग अ फाइल, मतलब जिसमें कि हम अपने फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स्ड एंड अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में एक ऐसी मेमोरी पूछी जा रही है जिसके हम किसी भी लोकेशन को इजीली और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में एक्सेस कर पाए। तो वैसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी इज सेकेंडरी सॉरी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी इज सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स इस वीडियो के में जो पीडीएफ चल रही है इस पीडीएफ इस क्वेश्चंस के पीडीएफ का जो आपको लिंक है या फिर जो आपको ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप उसे टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाज। तो ऐसी कौन सी पहली मशीन थी जो कि एक लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाई थी? पहली मशीन। सो फर्स्ट है हमारा इनेक, ऑप्शन बी इज मार्क वन, ऑप्शन सी इज यूनिवैक, ऑप्शन डी इज एनालिटिकल इंजन एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्क वन। So Mark 1 was the first machine to successfully perform a long series of arithmetic and logical operation. So option B is the correct answer. तो friends ये थे हमारे कुछ 25 most important question from computer fundamental unit and I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने स्टेट का जो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है वो हमें जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी अपने रिजल्ट्स चेक नहीं किए हैं वो आज लास्ट डेट है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद, तो जिससे कि आपका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है स्टेट का वो आपको पता चल पाएगा कि आपके स्कोर्स एक्चुअली में आ कितने रहे हैं और उससे आप 5 नंबर कम या 5 नंबर ज्यादा आप ऐड करके अपने आप आंसर शीट को देख पाओगे जब आंसर्स रिलीज की जाएंगी। तो अभी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 5 नंबर कम हो सकते हैं या 5 नंबर ज्यादा हो सकते हैं मे बी, तो इस वजह से अभी आप अपने रिजल्ट्स को अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप जरूर जाके चेक कीजिएगा, आज लास्ट डेट है क्योंकि। और अगर आपके 2-3 नंबर कम आ रहे हैं 75 से तो आप ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो में। आई एम होपिंग कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड जय